बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त के मेहमान में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो बैरून मुल्क अपने वतन अज़ीज़ से बाहर अपने वतन अज़ीज़ से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका अंदाज़ा आप उनकी गुफ्तगू से लगाएंगे। दूसरा, वो एक ऐसी कौम से उनका तल्लुक़ है जो इस वक्त भारतीय तसल्लुत का शिकार है, भारतीय जुल्म व तशद्दुद का शिकार है। कश्मीर जो हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए दिलो जान की हैसियत रखते हैं, उनके लिए अपने वतन से बाहर आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। या हम देखते हैं कि आप सड़क पर किसी शख्स को कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हुए, किसी हॉल के अंदर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हुए देखते तो आप समझते हैं शायद ये आसान है। ये आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, वो जज्बा होता है जिसके तहत ये सारा कुछ होता है। नहीं तो हर बंदा उठ के इस तरह की एक्टिविटी करनी शुरू कर दे। मेरी मुराद, मेरे साथ मौजूद हैं राजा मुख्तार अहमद सोनी साहब, कश्मीरी रहनुमा हैं। यहाँ स्पेन के अंदर कश्मीर की आवाज़ को सड़कें हों, कोई हॉल हो, कोई प्लासा हो या पार्लियामेंट हो, यहाँ की हर जगह पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। ना सिर्फ स्पेन के अंदर बल्कि यूरोपीय यूनियन के अंदर भी उन्होंने कश्मीरियों के लिए हद्दुल मक़दूर जितनी उनकी कोशिश हो सकती थी वो उन्होंने की और आवाज़ उठाई। उसकी क्या समरात मिले, कि किस हद तक उनकी आवाज़ कारगर साबित हुई, और आइंदा आने वाले जो साल हैं, अभी 5 फरवरी आ रहा है, उस पर इनकी क्या तजावीज़ होंगी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने कश्मीर के लिए। तो जी राजा मुख्तार सोनी साहब, आपको अपने पॉडकास्ट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो अपना हमारे नाजरीन को मुख्तसरन अपना बैकग्राउंड बताइएगा कि आप पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कहाँ से हैं और कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर से, बिम्बर आज़ाद कश्मीर हमारा ज़िला है, बडिंग मेरा गांव है, और मैं तकरीबन 24 साल से बार्सिलोना में रिहाइश पज़ीर हूँ। एक छोटा सा मेरा तारुफ है। तो 24 साल एक बड़ा अरसा है ज़िंदगी का जो आपने यहाँ पर गुजारा, तो कैसा महसूस किया अपने लोगों के साथ? क्या वो आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं? बेशक जी, देखें, ये हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी कहते हैं कि कश्मीर हमारे ईमान का हिस्सा है। जब कोई ईमान का हिस्सा चीज़ होती है तो ज़ाहिर बात है सबसे प्यारी होती है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए कश्मीर से आगे क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कश्मीर से हटकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश हैं, तो उनके हल के लिए भी कभी कोई प्रोग्राम या कोई ऐसा लाहे अमल जिसमें आप? बिल्कुल जी, मैं 2 साल पाक फेडरेशन स्पेन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। हमने कम्युनिटी के लिए हमारी बहुत सारी खिदमात हैं। जब पाक फेडरेशन की दोबारा बुनियाद रखी गई, इलेक्शन हुए, तो उसमें फैज़ुल्लाह साहिब साहब सदर जो है ना वो हुए और मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो बहुत सारे मसाइल थे कम्युनिटी के, वो हमने हल किए। तदफीन कमेटी वाला जो मामला था, ये इसकी मैंने बड़ी 4 साल तकरीबन ड्यूटी की है। तो जिस जगह पे भी कम्युनिटी के मसाइल होते हैं हम हमेशा वहाँ पे खड़े होते हैं, पेश होते हैं, क्योंकि ये हमारे मसाइल हैं जो कम्युनिटी के मसाइल हैं। पाक फेडरेशन जो यहाँ पर अदारा है पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी का, वो कहते हैं कि हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप उसको कितना पुरअसर समझते हैं कि वो हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं? जैसे जी, पाक फेडरेशन एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म था अगर उसको वाकई कम्युनिटी की नुमाइंदगी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। अगर ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो अदारा तो नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज की जो पाक फेडरेशन है, मेरी नज़र में वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो चंद लोगों के हाथों के अंदर है। जो उसके बुनियादी मेंबर थे सारे, वो मौजूद ही नहीं है, और ना ही कभी हमने उसको फेयर इलेक्शन होते हुए देखा है। ना ही मैं इस बात के साथ एग्री हूँ कि मैं उसका बुनियादी मेंबर था पाक फेडरेशन का, पाकिस्तानियों का। वो बहुत अच्छा प्लेटफार्म है अदारों के अंदर और कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए। लेकिन अगर उसको वाकई पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता या अदारों के अंदर मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, आजकल तो पाक फेडरेशन सिर्फ नाम की हद तक रह गई है। फिज़िकली तौर पे तो मैंने कोई मसाइल हल करते हुए उनको नहीं देखा, और बाकी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हैं वो जो लोग हल करते हैं, आप भी उनको अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो जो मसाइल हैं वो हल तलब हैं, और उसके लिए कोई मौसर
आपकी नज़र में क्या तरीकाकार हो सकता है? फेडरेशन तो उस तरह काम आपके बकौल के नहीं हो रहा, तो फिर हम किस तरह कर सकते हैं? मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ हमारे इत्तेहाद से ही मुमकिन है कि हल हो जाए। देखें जी, इत्तेहाद हमेशा आपकी ताकत होता है, और इत्तेहाद उसी वक्त होता है जब सब लोग बैठना चाहें। जब लोग बैठना ना चाहें, हर बंदा अपनी अपनी दुकान चलाना चाहे, तो इत्तेहाद कैसे होगा? तो आपकी बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि कम्युनिटी के मसाइल तभी हल होंगे जब हम लोगों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी हम कोशिश करते रहे हैं, मिलजुल के करते रहे। ज़ाहिर बात है इंडिविजुअल तौर पे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो भी बेसिक मसाइल हैं कम्युनिटी के, वो हल होंगे, क्यों नहीं उन्हें। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त भाई ये बात सुन रहे हैं, वो किसी भी प्लेटफार्म से ये बात कर सकते हैं। और जो मसाइल हैं, जिसके कौंसल जनरल साहब ने भी आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि नसल गवर्नर आई हुई थी इधर, उसके साथ मैं डिस्कस करूँगा मामलात का। और जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है इन मसाइल को हल करने के लिए, जो लोग एक्टिव हैं, जो यहाँ की लोकल सियासी पार्टीज़ के अंदर एक्टिव हैं, जिनकी एक्सेस है, तो वो हमेशा उनको साथ लेके चलते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल मसाइल हल होंगे। वैसे मैंने देखा है कि मुझे भी यहाँ पर 16 साल हो गए हैं इस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए। पहले मैंने देखा कि हमारे यहाँ के जो मुकामी अदारे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा असेस थी। हमारा कोई छोटा सा भी मसला होता था तो हम उठ के गवर्नर के पास चले गए, दूसरे जितने भी MP है, MNs हैं, उनके पास चले गए, बल्दिया के अंदर चले गए, जिस तरह का कोई मसला होता है। लेकिन अब मैं कई सालों से ये देख रहा हूँ कि हम यहाँ के मकामी अदारों से कुछ हट गए हैं, नहीं जा रहे। आप क्या समझते हैं, क्या है ऐसा? आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि पहले जो पाक फेडरेशन थी उसके ये सारे लोग बुनियादी मेंबर थे। जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के अंदर एक्टिव हैं, ये उसके बुनियादी मेंबर थे। अगर फॉर एग्जांपल मैं सोशलिस्ट पार्टी के साथ मेरी रिलेशनशिप है, तो अगर सोशलिस्ट पार्टी के साथ कोई इशू है, या उनका कोई अलकालदे है या अलकालदेस है, या फॉर एग्जांपल उनकी गवर्नमेंट है, तो ज़ाहिर बात है जो हम सोशलिस्ट पार्टी के अंदर थे, हमारी एक्सेस थी, हम उनसे बात कर सकते थे, टाइम ले सकते थे। या फॉर एग्जांपल दूसरे लोग हैं, जैसे खालिशबाद चौहान साहब हैं, या कामरान खान साहब थे, या इस तरह और बहुत सारे दोस्त थे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर जो है ना काम कर रहे हैं। तो जिस पार्टी के मतलब जो भी काम होता था, वो दोस्त बुनियादी मेंबर था पाक फेडरेशन का, हम उनसे टाइम लेते थे, जाके बात कर लेते थे। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि फेडरेशन भी है बारसोना में कि नहीं है, सिर्फ हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं जी पाक फेडरेशन ने आज ये प्रोग्राम किया, आज वो प्रोग्राम किया। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि पाक फेडरेशन ने कभी पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई मसला हो और वो किसी अथॉरिटी को जाके मिली हो या उसके ऊपर कभी कोई बात की हो। ठीक है, वो कल्चरल प्रोग्राम जो हमारे होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भरपूर तरीके से वो प्रोग्राम करते रहते हैं। जी, सियासत और ये मसाइल की गुफ्तगू तो होती रहेगी। आप ये बताइएगा कि अदब के हवाले से भी कोई ज़ौक़ शौक़ रखते हैं कि अदब किस सिनफ़ का अदब आप पढ़ते हैं? देखिए जी, किताब पढ़ने का मुझे शौक़ है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इस दौर के अंदर जो यहाँ पे रह के कारोबारी बंदे के लिए थोड़े मसाइल होते हैं, टाइम निकालना मुश्किल होता है। बाकी शेर व शायरी का मुझे शौक़ नहीं है, किताब की हद तक। वासफ़ अली वासफ़ को जब मौका मिले कभी, तो ट्रैवलिंग पे हूँ तो किताब बैग के अंदर रख ली, जहाँ पे मौका मिला कभी देख ली, या घर में कभी मौका मिले तो देख ली। फिल्म के साथ मेरा अभी तो दूर दूर का कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मैं दूसरे आप ये कह लें कि जो तुर्किश ड्रामे कभी देखी नहीं फिल्म? नहीं देखी है, तो स्टूडेंट लाइफ में ज़ाहिर बात है फिल्में देखते थे, हम भी देखते थे जैसे सब देखते थे। लेकिन अभी मैं बड़े शौक़ के साथ जो तुर्की के ड्रामे हैं, जैसे उर्तुगुल गाज़ी या कुर्रत उस्मान, सलाउद्दीन यूबी वगैरह, इनको बड़े शौक़ से देखता हूँ और रेगुलर देखता हूँ। सही। तो पाकिस्तान के अंदर जो उर्तुगल का एक बुखार हुआ था, इसका मतलब उस बुखार में आप भी शामिल थे। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि उस ड्रामे ने हमारे कौम पर मजमूई तौर पर क्या असरात छोड़े? देखें, ये मुसलमानों की तारीख़ है। आप जब इस तरह की सीरीज़ देखते हैं, ज़ाहिर बात 100% वो सच तो नहीं होती है, उसमें थोड़ा बहुत मसाला तो ज़ाहिर बात है अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें बहुत सारी सच्चाई होती है। आपको जब आप इस तरह की सीरीज़ देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि जो हमारे आबाओ अजदाद थे वो कितने अजीम लोग थे, मुसलमानों की तारीख़ कितनी जो है ना वो मचोर थी। लेकिन आज हम किस जगह पे खड़े हुए हैं? आप देख लें जो फ़लस्तीन के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, वो आज अगर इतनी आबादी होने के बावजूद गज़ा के अंदर जिस तरह मुसलमानों का एक सिविलियन का कत्लेआम किया जा रहा है, पूरी दुनिया चला उठी है। आप मुझे बताएं, यूरोप का कौन सा मुल्क है जहाँ पे गोरू ने एहतजाज नहीं किया?
लेकिन रोज़ वहाँ पे 200-300 लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो अगर यही मुसलमान बेइत्तेफाक व इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, एक यक आवाज़ होके एक मैसेज दें, तो सुबह ये जंग बंदी हो सकती है। खेल भी तो खेला है। हाँ, खेल क्रिकेट में बड़े माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता था, और कॉलेज में मैं माशाल्लाह अपनी टीम का कैप्टन था, और उसके बाद मैं बड़ा अच्छा एथलीट था अपने कॉलेज का। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप और हाई जंप में पार्टिसिपेट करता था हमेशा। तो अल्लाह का शुक्र है। अभी क्रिकेट देखने का शौक़ है? कम ही देखता हूँ जी, जो सच्ची बात है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन क्रिकेट ज़ाहिर बात है, जब खेलता रहा हूँ तो शौक़ था देखने का। जब पाकिस्तान का मैच होता है खुसूसी तौर पे तो ज़रूर देखता हूँ। माशाल्लाह अभी भी आप 40 बहारें मेरे ख्याल में देख चुके हैं। अभी भी आप खूबसूरत हैं, तो जवानी में खूबसूरती का फ़ायदा भी उठाया? ज़ाहिर बात है जी, ये खूबसूरती तो मेरे अल्लाह ने दी हुई है। तो फ़ायदा इसका क्या हो सकता है? अच्छी पर्सनैलिटी जो होती है, ज़ाहिर बात है वो नहीं, बंदे को इश्क भी हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, अगर ना हो तो कोई कर भी सकता है। देखें जी, इश्क मोहब्बत का जो वक़्त था वो हमने काम में गुजार दिया। पढ़ाई के फ़ौरन बाद मैं दुबई चला गया और जाके अपनी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। तो यानी कि ज़िंदगी में ये सानिया नहीं हुई? नहीं, सानिया नहीं। तो अभी जो ज़िंदगी चल रही है वो तो मोहब्बत वाली चल रही है ना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही करम। तो आखिर में हम राय साहब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर के हवाले से आप हर फोरम पर बोल रहे हैं, तो आपके नज़दीक जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ये किस तरफ जाएगी? देखें जी, जब तक आप एक बात को समझ लें कि जब तक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात सियासी और मुआशी जब तक ये मजबूत नहीं होती हैं, उस वक्त तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। एक तवाना आवाज़, पाकिस्तान की तवाना आवाज़ इस मसले को हल कर सकती है, इंडिया को टेबल पे ला सकती है। क्योंकि जो हमारे अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन राय साहब, ये अंदरूनी हालात तो अब ज़्यादा ख़राब हुए हैं। मुशर्रफ के दौर में हम मजबूत रहे हैं, ज़िया के दौर में जब भी मुल्क के अंदर माशाल्लाह या एमरजेंसी रही है तो हम मजबूत रहे हैं, हम डायलॉग भी करते रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जमहूरी दौर ही हल करेगा इसको? मैं समझता हूँ कि जमहूरी दौर में मसले मसाइल हल होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो उसकी बात इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उस तरह नहीं सुनी जाती जैसे कि एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म या प्रेसिडेंट की सुनी जाती है। आप कहते हैं कि हालात अच्छे रहे, हालात अच्छे कभी भी नहीं रहे। क्यों? उसकी वजह आप देखिए ना कि जब मुशर्रफ साहब आए तो 9/11 का वाक़या हो गया। उसके बाद जब 9/11 का वाक़या हो गया तो हमारा ख़िता वो जंग में चला गया, ठीक है। और आज तक वो सिलसिला चला आ रहा है। दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, माशी हालात मुल्क के ख़राब हैं, सियासी तौर पे हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। तो जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होता मसला कश्मीर हल नहीं होगा। हम इसको ज़िंदा तो रख सकते हैं लेकिन हल नहीं होगा। क्योंकि आप देखें ना, आपका जिनके साथ मसला है वो आपसे 10 गुना ज़्यादा माशी तौर पे, सियासी तौर पे, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर वो मजबूत है। बहुत बड़ी जो है ना फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया, जो है इतने अरब आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, तो एक तवाना आवाज़ है। तो जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो तो इंटरनेशनल सतह पर मजबूत हो रहा है, उनकी मजबूती की भी हमें समझ आ रही है कि क्यों मजबूत रहा है। तो हम वो पैटर्न या वो रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे? ये हमारे मुल्क की अंदरूनी सियासत है ना जी। जब तक सिंपल सा इसका फार्मूला है, सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए, अदारों को अपना काम करना चाहिए। तो सुबह आप पटड़ी पे चढ़, इस वक्त जो मुल्क के अंदर इतने हालात अफरा तफरी महसूस कर रहे हैं, हम बाहर बैठे ज़्यादा महसूस शायद करते हैं, मुल्क के अंदर रहने वाला शायद उस तरह ना महसूस करता हो। ये मेरा अपना ज़ाती एक ख्याल है, शायद मुल्क के अंदर भी इसी तरह महसूस। तो इस बहरान से, इस अफरा तफरी से निकलने का आपके नज़दीक कोई एक फेयर इलेक्शन करवा निकल जाएगी। जिसको भी हम वोट देती है उसको बैठाएं, उससे आप समझते हैं फेयर इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कहा गया कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। सही कहा गया, आज तक तो नहीं हुआ। वेट, तो आप समझते हैं कि आइंदा हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि आइंदा हो जाएगा, लेकिन मैंने जो बात की है, मैंने कहा जी एक फेयर इलेक्शन करवा दें। जब जिसको जो इलेक्शन जीत कर आता है उसको पूरे इख्तियारात दें, उसको काम करने दें। जो उन्होंने उसको वोट दिया वो कल पूछेंगे उसको। बाकी जब तक मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, हर अदारा अपने इख्तियारात के अंदर काम नहीं करेगा, जब तक आपके अदारे मजबूत नहीं होंगे, 3-4 सतून है आपके बेशक उस मुल्क को ठीक करने के लिए।
सर एक थाने का SHO जो है ना, ईमानदार आ जाए तो इलाका ठीक हो जाता है। इलाका ठीक हो जाता है। तो आप सोचें, अगर हर अदारे के ऊपर एक बंदा ईमानदार बैठा दें तो आप क्या समझते हैं मुल्क के हालात नहीं थे। एक मैं आपको बात बता दूं, अगर कोई इस गलतफहमी के अंदर है ना कि हम बातों से इस मुल्क को ठीक कर देंगे, ये नहीं होगा। ये मुल्क डंडे से ठीक होने वाला है। और जमहूरियत में डंडा तो नहीं नहीं, जमहूरियत में डंडा होता है सर, जमहूरियत में तो डंडा होता है, उसके पास ही तो बैंडेड होता है। आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल एक ईमानदार वज़ीर आज़म है, एक ईमानदार वज़ीर आला है, ठीक है, उसके पीछे नीचे चीफ सेक्रेटरी है या IG है। अगर ये लोग को ईमानदार बैठा देंगे तो नीचे वालों को क्या जरूरत है। एक जो है ना जज है, आप मेरे ख्याल में अगर ऐसा सिर्फ मेरिट को और इंसाफ को ही लागू कर दिया जाए मुल्क के अंदर, कि इंसाफ हो बिला किसी तफरीक के हो और मेरिट हो बिला किसी तफरीक के हो, किसी की मुदाखलत के बगैर हो, तो आप समझते हैं कि पटड़ी पे चढ़ जाएंगे। जी आप सिर्फ और सिर्फ कुछ भी ठीक ना करें, उस मुल्क के अंदर मेरिट जैसे आपने बोला और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दें, हर चीज़ ठीक हो जाए। यहाँ जिधर आप फ्रेम में बैठे हुए हैं यहाँ पे क्या है, मेरिट और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो जब बेसिक चीज़, बेसिक फार्मूला है किसी भी मुल्क, जब नाइंसाफ़ी होगी तो वहाँ पे तरक्की कैसे होगी। हम यहाँ पर तारकीन वतन होने के बावजूद इनके लिए हम इनके शहरी तो नहीं है, जिस तरह इनके अपने मकामी लोग हैं, हम तो माइग्रेट किए हुए यहाँ पर हैं, लेकिन हमें भी इतना यकीन है कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती नहीं होगी। अदालत हमारे साथ कम से कम ज्यादती नहीं करेगी। स्ट्रांग है ना, जिस तरह सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमें देखो ना, वो सिंपल सी बात है। जब आप एक शहरी के साथ इधर बात करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, क्योंकि उसका अपने जिससे सिस्टम के ऊपर इतमाद है। उधर आप क्या कह देंगे, मैं अदालत में देख लूँगा, क्या होगा। वैसे आखिर में यहाँ पर स्पेन के अंदर पाकिस्तानी ख़ानदान बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से आप देख रहे हैं कि आए रोज़ नित नए मसाइल का हमें सामना है। उसके लिए कोई फ़ोरम भी नहीं है कि जिस फ़ोरम से हम अपने बच्चों को ये बता सकें। तो क्या तरीका हो सकता है और बच्चों के लिए आपकी क्या नसीहत है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के लिए पहला फ़ोरम, पहला स्कूल, उनका घर और उनके वालिदैन। मुझे पता है यहाँ पे मुश्किल, लेकिन नया मुआशरा है, नई ज़ुबान है, वालिदैन भी उस तरह उस ज़ुबान को नहीं फॉलो करते। तो फिर वो आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, ज़ुबान नई होनी या मुआशरा नया होना, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन आपके घर के अंदर जब आप बच्चे की तरबियत ठीक करेंगे तो बहुत सारे मसाइल कम हो जाएंगे। वो कब होगी, जब आप अपने बच्चों को टाइम देंगे। यहाँ पे जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वालिदैन का, खुसूसी वालिद का, उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम बहुत कम होता है। आप सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं, दिन की जो एक्टिविटी है वालिदा ने देखनी है। वालिद और वालिदा अपनी औलाद के रोल मॉडल होते हैं। दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, तालीम और तरबियत। तालीम हो, तरबियत ना हो तो तालीम किसी काम से नहीं है। अगर तरबियत हो, तालीम ना भी हो तो आप सर्वाइवल कर सकते हैं। इसलिए सबसे जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिद और वालिदा की, अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर मैक्सिमम जो नज़र रख सकते हैं, उनको अच्छा दोस्त बनाएं, तो इसी तरह ये ठीक होगा। वैसे मैं आपको बात बताऊं, हर घर की कहानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे दिन ब दिन मसाइल बढ़ेंगे भी, लेकिन उसका बेसिक फार्मूला यही है जो मैंने आपको बताया कि जो वालिद और वालिदा अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर और नज़र रखें, उनको अच्छा दोस्त बनाएं। बच्चे को कोई भी इशू हो तो बजाय वो किसी और बंदे से डिस्कस करे, अपने वालिद या वालिदा के साथ करे, तो ये मसाइल कम हो सकते हैं। जी, आपने राजा मुख्तार सोनी साहब की गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू में उन्होंने दो तीन चीज़ें जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही हैं। उनमें उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर मुकम्मल तौर पर नाफज हो, हर बंदे को इंसाफ की तवक्को, तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। एक फेयर इलेक्शन पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है। दूसरा उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह बच्चों के मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली जो दरसगाह है, जो पहला शख्स है, वो उसका वालिद है, जो अगर उसको बच्चे को अपने को टाइम दे, उसकी तालीम और तरबियत का मुकम्मल ख्याल करे, तो हम यहाँ इस माशरे के अंदर एक बेहतर शहरी पैदा कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा है कि जब तक जान में जान है कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर मुश्किल वक्त में हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, पॉडकास्ट सुना, राजा मुख्तार सोनी साहब की गुफ्तगू सुनी। आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी, इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासर हो।